कानपुर से फल मंडी में लगी है भीषण आग। आग की चपेट में आई है कई दुकानें। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची आग पर काबू पाने के लिए। फूलबाग नेहरू युवा केंद्र के बाहर की ये घटना बताई जा रही है और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। आग की चपेट में आई है कई दुकानें। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भीषण आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। फूलबाग नेहरू युवा केंद्र के बाहर की ये घटना बताई गई है। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग यहां पर लगी और कई दुकानें भी इसी आग की चपेट में आ गई। फल मंडी है ये जहां पर भीषण आग लगी है। कानपुर की ये खबर। कई दुकानें आग की चपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची आग बुझाने में जुटी हुई है। बढ़ते आगे अगली खबर गाजियाबाद से। खड़ी हुई कार में लगी है भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। विजयनगर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई गई है जहां पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बलिया और इटावा में आग लगने से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। बलिया में 6 जगहों पर खेतों में आग लगने से करीब 16 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इटावा के भरथना इलाके में करीब 200 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है कि हाईटेंशन लाइन से निकली चिंगारी के चलते गेहूं की फसल में आग लग गई है। पुल के दाहिने साइड एक भीषण आग लग चुकी है और बताया जा रहा है कि कोई घर में खाना बना रहा था जिसके छोटा सिलेंडर जो 5 लीटर का था वही फटने की वजह से हो गया है। एक घर में आग लगा, उसकी वजह से लगभग 10 घर जल चुके हैं। बढ़ते आगे मुरादाबाद से अगली खबर। पीएसी जवान ने किया है सुसाइड। अपने सरकारी आवास में की है आत्महत्या। मेरठ का रहने वाला था मृतक जवान। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। जांच मामले को लेकर जारी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अपने सरकारी आवास में की गई है आत्महत्या। तो मौके पर पुलिस पहुंची। मामले को लेकर जांच जारी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पीएसी जवान ने सुसाइड कर लिया। अपने सरकारी आवास में ही आत्महत्या कर ली। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं मुरादाबाद से। तो मामले को लेकर जांच अब जारी है। मेरठ का रहने वाला ये मृतक जवान, क्या वजह रही कि इसने मौत को गले लगा लिया और सरकारी आवास में ही सुसाइड कर लिया। क्या नाम है आपका? आकाश गौतम नाम है। आकाश गौतम जी, आज क्या घटना हुई आपके भाई? आज मेरे भाई यहाँ पे पीएससी में बटालियन में इंस्ट्रक्टर हैं वो आरटीसी में। वो सुबह के टाइम हमें कॉल आई और भारी साहब थे, उन्होंने कॉल करी होगी मुझ पर। तो उन्होंने वो बताया कि आपके ऐसे ऐसे बात हो गई है आपके भाई के साथ में। वहाँ पे सुसाइड वगैरह की बात अभी तो प्रथम से उसमें जाँच में यही बता रहे हैं जो हमने देखा है साथ में। तो बता रहे हैं कि भाई उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो यही जानकारी है अभी तो हमारे पास में। विकास गौतम नाम है। विवाह हो गया था जी? नो नहीं, अभी मुझे हमें मालूम नहीं। अनमैरिड है हमारे। राम प्रसाद नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले ग्राम में पोस्ट भट्टीपुरा, गढ़ रोड, मेरठ। सीएम योगी ने अंबेडकर जयंती से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में जहां जहां पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमाएं स्थापित हैं वहां पर सरकार छत लगाएगी। साथ ही उन स्थलों पर पार्क विकसित भी किए जाएंगे और बाउंड्री वॉल का भी निर्माण यहां पर किया जाएगा। अंबेडकर जयंती पर सरकार कराएगी कार्यक्रम। हमारी सरकार ने तय किया है 14 अप्रैल को भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी और
भारतीय जनता पार्टी अपने अपने बूथ स्तर पर जहां कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां होंगी, उनके पार्क होंगे, 13 तारीख को स्वच्छता का एक विशेष अभियान उसके आसपास करवाना और 14 अप्रैल को वहां पर जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बड़े कार्यक्रम के साथ जुड़ना। यह सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए एक बड़ा कार्यक्रम होगा और स्वच्छता के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ ही सरकार ने तय किया है कि प्रदेश भर में जहां कहीं भी संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा होंगी, वहां पर प्रतिमा के ऊपर छत्र लगाने का काम, उनकी मूर्ति जहां स्थापित होगी वहां पर जो पार्क होगा उस पार्क की बाउंड्री वॉल का निर्माण और उसके सुंदरीकरण का काम सरकार अपने पास ले रही है और उस कार्यक्रम का भी हम शुभारंभ करेंगे। 47वें स्थापना दिवस पर बीजेपी देश भर में प्रोग्राम कर रही है। पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई संदेश देकर जोश भरा। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। लखनऊ में पंकज चौधरी ने बीजेपी ऑफिस में झंडा फहराया और गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का झंडा फहराया। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने 47वें स्थापना दिवस पर देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने जहां गोरखपुर में बीजेपी का झंडा फहराया, वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में बीजेपी का झंडा फहराया। गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का झंडा फहराया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी ने बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं की समर्पण, सुशासन को लेकर उनके डेडिकेशन की सराहना की। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। राष्ट्र प्रथम का भाव है, उस भाव को देश की जनता ने हाथों हाथ लिया और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है और 1996 में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में देश के अंदर शपथ ग्रहण भी करते हैं। लखनऊ के बीजेपी ऑफिस में स्थापना दिवस मनाया गया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बीजेपी का झंडा फहराया और यूपी में बीजेपी की हैट्रिक लगाने का दावा किया। 4 दशक में अगर आप देखें तो 2 सीट से लेकर के और 3 मरतबे दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया है और आगे भी आने वाले समय में आज के स्थापना दिवस के दिन हम सब संकल्प लिए हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में पुनः हैट्रिक लगाने का काम हम करेंगे। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में हिंदू सेवा आश्रम भवन की छत पर सीएम योगी ने बीजेपी का झंडा फहराया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी के झंडे के सामने पार्टी पदाधिकारियों के साथ सेल्फी ली। सीएम योगी ने सभी को शुभकामनाएं दी, स्थापना दिवस की और बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। कन्नौज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों ने कभी राष्ट्रीय ध्वज और संविधान का सम्मान नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण और पीडीए को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिन्होंने कभी भारत का झंडा नहीं अपनाया। उनकी मदर पार्टी, उनके संगी साथी अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोगों ने कभी भारत का झंडा स्वीकार नहीं किया था। पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ उस समय जयप्रकाश जी को अपने मंच में स्थान दिया था। कभी भी इन्होंने समाजवादी सिद्धांत को अपनाया नहीं। ये गैर बराबरी हर स्तर पर चाहते हैं लोग अनपढ़ रहें, पढ़े लिखे न हो, रूढ़िवादी रहें, प्रोग्रेसिव न हो, नकारात्मक इनकी सोच रही है।
ओपी राजभर ने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को अनपढ़ और इतिहास से अनजान बताया। राजभर ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव ने विदेशी हमलावर गाजी सैयद सालार मसूद को युद्ध में पराजित किया था। अंग्रेज के शौकत अली जो बयान दिया है एमआईएम का प्रदेश अध्यक्ष है, वो बेवकूफ आदमी है, अनपढ़ जाहिल गंवार है। पढ़ा लिखा होता तो आईने अकबरी, जब यहाँ मुसलमानों का शासन था तो आईने अकबरी संविधान था, अंग्रेजों का शासन था तो गजेटियर उसका संविधान था, उसमें वो पढ़ ले तो उसको मालूम हो जाए। लखनऊ से अगली खबर, गौरव सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी के स्थापना दिवस पर यह कार्यक्रम रखा गया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर गौरव सम्मान समारोह रखा गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी यहां पर मौजूद रहे और ये कार्यक्रम लखनऊ में रखा गया। गौरव सम्मान समारोह जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तस्वीरें भी आ गई है सामने आपकी स्क्रीन पर। गौरव सम्मान समारोह बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम रखा गया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर ये गौरव सम्मान समारोह रखा गया। जो बीज आपने कभी बोया था, आज वो एक विशाल वट वृक्ष बन करके बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर नहीं रखती है और इसी कारण ये पार्टी देश की सबसे विश्वसनीय पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। आप सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से वर्तमान के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है कि कैसे निस्वार्थ रूप से हमें देश की सेवा में आगे बढ़ना है। आज 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं ये भी स्मरण करना चाहता हूं कि कैसे ये पार्टी मात्र 2 सीटों से स्टार्ट होकर के वर्तमान में केंद्र में लगातार 3 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है और 21 राज्यों में भाजपा या भाजपा के समर्पित पार्टियों की सरकारें चला रही है। कल संघ प्रमुख मोहन भागवत 1 दिवसीय वृंदावन मथुरा के दौरे पर रहेंगे और उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी श्लोक कुमार और डीएम सीपी सिंह खुद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और व्यवस्थाओं को परखा। संघ प्रमुख सुबह 10 बजे वृंदावन स्थित मलूक पीठ पहुंचेंगे, जहां पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा बनेंगे। इसके बाद बंसीवट स्थित मलूक पीठ गौशाला पहुंचकर विभिन्न आयोजनों में शामिल होंगे। बढ़ते आगे, अयोध्या में निषाद राज जयंती के अवसर पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आरक्षण व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मौजूदा आरक्षण प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे गलत फॉर्मूले पर आधारित बताया है और कहा है कि जरूरतमंदों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में जो आरक्षण व्यवस्था है वो अपने मूल आधार से ही त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि जरूरतमंदों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु। ये जो पिछड़ा बनाया गया, कुछ लोगों को पिछड़ी कास्ट में डाला गया, ये बहुत गलत फार्मूला लिया गया। लेकिन आज ये बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए, देखा जा सकता है कि जिनको आवश्यकता है, जिनको मदद की जरूरत है, मदद उन तक नहीं पहुंच रही है।
कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट की जांच में एक के बाद एक कई चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। जेल में बंद प्रिया हॉस्पिटल के संचालक नरेंद्र सिंह उर्फ नंदू का काला चेहरा सामने आया। न्यू लाइफ बेबी केयर हॉस्पिटल में भी उनके नाम पर ये रजिस्टर्ड था और साथ ही 8वीं फेल एम्बुलेंस ड्राइवर शिवम मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम अब दिल्ली और दक्षिण अफ्रीका से आई किडनी रेसिपिएंट अविका की जानकारी भी जुटाएगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट की जांच तेज हो गई है। पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम की छानबीन में जेल में बंद आरोपी प्रिया हॉस्पिटल के संचालक नरेंद्र सिंह उर्फ नंदू का काला कारोबार सामने आया है। नंदू सिंह के नाम पर ही कल्याणपुर का न्यू लाइफ बेबी केयर हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है। बिल्डिंग का रेंट एग्रीमेंट और हॉस्पिटल का लाइसेंस भी नंदू के नाम पर ही है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई में उतर रही है। गिरफ्तार डॉक्टर्स दंपति समेत कुल 8 आरोपियों की पूछताछ में खुलासा हुआ। नंदू सिंह के दूसरे पार्टनर विष्णु सिंह के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। स्पेशल ऑपरेशन टीम अब इन ट्रांजैक्शनों को वेरीफाई करने के लिए बैंक पहुंचेगी। किडनी कांड में पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नाम भी सामने आ रहे हैं। जहां एक और पिछले दिनों जिन आरोपियों को जेल भेजा उसमें नंदू जो प्रिया हॉस्पिटल संचालक था उसकी निशानदेही पर और उसके बयानों के आधार पर उसका एक और पार्टनर विष्णु का नाम सामने आया। पुलिस की टीम विष्णु और नंदू के बीच जो कन्वर्सेशन है उसको ढूंढने में लगी और इन सब के अलावा मनी ट्रांजैक्शन एक सबसे बड़ा फैक्टर है। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि लगभग 30 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन एक महीने के अंदर हुआ। उन अकाउंट्स तक भी पुलिस पहुंचने का प्रयास कर। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है 8वीं फेल एम्बुलेंस ड्राइवर शिवम अग्रवाल। पुलिस शिवम की कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी लगाएगी ताकि उससे विस्तार से पूछताछ की जा सके। इधर खबर है कि कानपुर पुलिस की एक टीम दिल्ली भी जाएगी। ये टीम दक्षिण अफ्रीका से किडनी ट्रांसप्लांट कराने आई अविका के बारे में जानकारी जुटाएगी। टीम दिल्ली स्थित दक्षिण अफ्रीकी दूतावास पहुंचकर पूछताछ करेगी कि अविका कानपुर क्यों आई, वो भारत में टूरिस्ट वीजा पर आई या मेडिकल वीजा पर, किसके साथ आई और यहाँ किसके संपर्क में थी। तमाम जानकारियां एम्बेसी से ली जाएंगी। विक्रांत है और हसन है और एक मोहाली का नवनीत सिंह, मोहाली में एक कोऑर्डिनेटर है नवनीत सिंह, वो है। अगर मैं खुदकुशी करता हूं तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। कानपुर किडनी कांड में अब वीडियो भी सामने आए हैं। एक वीडियो में आरोपी अफजल पैसों के बंडलों के साथ नजर आ रहा है। किडनी ट्रांसफर करने के बाद मिले 22 लाख रुपयों को लेकर वो वीडियो बनवाता दिख रहा है। दूसरी वीडियो में दक्षिण अफ्रीका से आई किडनी रेसिपिएंट अविका का हालचाल लेते हुए एम्बुलेंस चालक शिवम स्टेथोस्कोप लगाकर दिख रहा है। फिलहाल शिवम जेल में बंद है और पुलिस उससे और खुलासे की उम्मीद कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये रैकेट सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं था। इसमें कई अस्पतालों की मिलीभगत थी और किडनी को लाखों करोड़ों में खरीदा बेचा जाता था। गरीब युवाओं को लालच देकर फंसाया जाता था। अब जांच दिल्ली, लखनऊ और अन्य शहरों तक पहुंच गई है। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18। रामपुर पुलिस ने एक ऐसी वारदात का खुलासा किया है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। पुलिस अब तक जिसे दर्दनाक सड़क हादसा मान रही थी वो अब हत्या की खौफनाक साजिश निकली। पुलिस के मुताबिक महिला कांस्टेबल और उसके मासूम बेटे की मौत की साजिश किसी और में नहीं बल्कि उसके पति ने अपने दोस्तों के साथ रची। पुलिस ने हत्या के आरोप में पति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। 25 फरवरी को ये लोग नैनीताल से घूमकर वापस आ रहे थे। इसी दौरान रामपुर के थाना गंज क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने कार में टक्कर मार दी, जिससे कार में भीषण आग लग गई और इस घटना में कार में सवार महिला कांस्टेबल और उसके 2 साल के बेटे की आग में जलकर मौत हो गई। वहीं महिला सिपाही के पति और उसके दोस्त ने
कार से कूदकर अपनी जान बचाई। शुरुआती जांच में इसे सड़क हादसा बताया गया, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच की तो साजिश सामने आ गई। फरवरी माह में एक घटना हुई थी जिसमें दुर्घटना की सूचना दी गई थी और जो तहरीर मिली थी उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अज्ञात वाहन के विरुद्ध दुर्घटना कारित करने का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें विवेचना के उपरांत अन्य तथ्य सामने आते हैं और सीओसीटी के नेतृत्व में टीम गठित की जाती है जो बहुत सूक्ष्मता से सभी बिंदुओं पर बहुत गहनता से परीक्षण करती है। उसमें ये सामने आता है कि जो मृतक पत्नी है उसको और उस बेटे को, जो पति है दान सिंह, उसके द्वारा कार में नशीली दवाएं खिलाकर बैठाया गया और पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अयोध्या में मोबाइल चोरी और गुम होने की घटनाओं के बीच पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर 203 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 30,45,000 बताई जा रही है। पुलिस की ओर से बरामद मोबाइल और उनके मालिकों को वापस सौंपे गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। सर्विलांस टीम और थानों के सहयोग से अभियान चलाकर अलग अलग जगहों से मोबाइल ट्रेस किए गए। लोगों से भीड़भाड़ में सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। CEIR पोर्टल के माध्यम से आज दिनांक 6 अप्रैल 2024 को कोतवाली, अयोध्या और अन्य आसपास के थानों में जो पिछले दिनों यहाँ पे आए हुए श्रद्धालुओं के मोबाइल खोए हैं या कहीं गिर गए हैं या चोरी हुए हैं, उन सभी का CEIR पोर्टल के माध्यम से विवरण उपलब्ध कराते हुए इसको बरामद किया गया है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार क्षेत्राधिकारी अयोध्या श्री आशुतोष तिवारी और SOG प्रभारी श्री अमरेश त्रिपाठी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इनके द्वारा आज लगभग 203 मोबाइल की बरामदगी, जिसकी बाजार की अनुमानित कीमत 30 लाख से अधिक है। हाथरस में रील बनाने के चक्कर में खतरनाक स्टंटबाजी का एक वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने गाड़ी का चालान काटा। थाना गेट क्षेत्र का ये मामला बताया गया। पुलिस ने ऐसे स्टंट करने वालों को दी है सख्त चेतावनी। भविष्य में इस तरह की हरकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ के KGMU परिसर में स्थित 6 मज़ारों को हटाने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। प्रशासन की ओर से संबंधित पक्षों को अंतिम रूप से 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद प्रशासन अपने स्तर पर मज़ारों को हटाने की कार्रवाई करेगा। प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई होगी और इसका खर्च भी वसूला जाएगा। KGMU प्रशासन का उद्देश्य परिसर में व्यवस्था बनाए रखना और भविष्य में अनाधिकृत निर्माणों पर रोक लगाना है। KGMU में मज़ारों का मामला अपने अंतिम दौर में है। KGMU प्रशासन ने अब मज़ार समितियों को आखिरी नोटिस देते हुए कहा है कि उनके पास आखिरी 15 दिन का समय बचा हुआ है। वो इन मज़ारों को या तो खुद हटा लें या फिर KGMU प्रशासन अगर हटाएगा तो उसके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि हर्जाना भी वसूला जाएगा। ऐसी कुल 6 मज़ारें कैंपस में हैं। ऐसी एक मज़ार के सामने मैं खड़ा हूँ। साफ तौर से इन मज़ार को मैं दिखाना चाहूँगा जो कि KGMU प्रशासन की तरफ से जो नोटिस दिया गया है। सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले की सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। कोर्ट में 17 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडे उपस्थित नहीं हो सके। उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में व्यस्त होने के चलते इसका कारण बताया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इससे पहले 28 मार्च की सुनवाई में वादी पक्ष ने राहुल गांधी की आवाज का सैंपल लेने की मांग की थी। वादी पक्ष चाहता है कि राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेकर उसे केस में प्रस्तुत CD से मिलान के जरिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाए। राहुल गांधी के वकीलों ने इस मांग का विरोध किया है और अब अगली सुनवाई में वादी पक्ष इस पर अपनी दलीलें पेश करेगा। ये मानहानि का केस बीजेपी नेता विजय मिश्रा द्वारा अक्टूबर 2018 में दर्ज कराया गया था।
आज माननीय राहुल गांधी जी के मामले में 311 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र जो पूर्व में विचाराधीन था, जिसकी सुनवाई होनी थी, परंतु परिवादी की अधिवक्ता श्री संतोष पांडे जी द्वारा एक व्यक्तिगत आधार इस आशय का लिया गया कि उनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा है, जिसमें आज कलश यात्रा है, इस व्यक्तिगत आधार लेकर स्थगन दिया गया था। न्यायालय ने उनकी याचना को स्वीकार करते हुए सुनवाई हेतु 17/4/2026 स्थित पूर्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 311 की सुनवाई हेतु नियत किया है।